औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। सबसे पहले तो बड़े अफसोस के साथ आपको बताते चलें कि कल हमारे एंकर पर्सन इम्तियाज़ मीर साहब खालिक की हकीकी से जा मिले। अल्लाह तबारक व तआला उनको और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि जब दुनिया से साहिबान जाता है तो ज़िंदगी में क्या दुख होता है, क्या ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये बाद में पता चलता है। शुरू के दिन में हर कोई पूछता है, उसके बाद फिर आपको अपनी ज़िंदगी की कुंजी खुद ही गुजारनी होती है, तमाम गठड़ी खुद ही उठानी है। अल्लाह तबारक व तआला इम्तियाज़ मीर भाई के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इसी के साथ आज के जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं इंडस हॉस्पिटल में, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का। दूसरे नंबर पर मौजूद है खालिद नूर भाई जो कि ANI पाकिस्तान के रूह रवां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। और थर्ड को मैंने मैसेज किया लेकिन रिप्लाई काफ़ी देर में है, मेजर नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? मैं सब वैसे काफ़ी बिजी हो गए आप, मतलब पाकिस्तान ने जब से जंग का मार्का जीता है उसके बाद सब काफ़ी बिजी हो चुके हैं जी, थोड़ा कमिटमेंट थी कुछ इस वजह से। चल, लेकिन आ जाते हैं, ये बात है, क्योंकि हमें हालात हाजरा पर बात करना, फिर उस एंगल एक्सपेक्ट से मुल्क को देखना जिससे आप देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो ताकि नज़रिया बड़ा बेहतरीन हो जाता है हमें चीज़ों को। आते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आजकल काफ़ी बच्चे जो हैं वो मशरूबात ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे सबको पता है कि किडनी फेलियर। अच्छा, किडनी फेलियर है पता है, किडनी के अंदर स्टोन हो जाएगा पता है, किडनी को कैंसर की तरफ लेके जाएगी, लेकिन फिर भी हम डरते नहीं हैं, मतलब इसकी क्या रीजंस क्या हैं? देखिए ज़ीशान भाई, पहले तो ये है कि गुर्दे जो हैं उनका मेन काम ये है कि हमारा खून फ़िल्टर करते हैं ना, सिंपल बात है। जो भी हम चीज़ खाते हैं या जो चीज़ पीते हैं, जैसे मशरूबात हैं और काफ़ी इसी तरह के जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ऑब्वियसली विच हैज़ लॉट ऑफ केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, नॉट ओनली फॉर द किडनीज बट ओवरऑल बॉडी के लिए बेहतर नहीं है। नंबर 1 ओबेसिटी का काज, मोटापे का काज, वन ऑफ द रीज़न कोल्ड ड्रिंक्स भी है हमारी हैं नंबर 1। हाँ, ऑब्वियसली हम जो चीज़ें पीते हैं या खाते हैं वो किडनी से जाके फ़िल्टर होती हैं और वो केमिकल्स हैं वो किडनी को स्लोली डैमेज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम ना लें। ऐसे अच्छी बात है कि दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो कि हम नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी जो चीज़ें हैं, जो गुर्दे के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोन हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि गर्मी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम तो जो कराची की साइड या साउथ पार्ट है हमारा कराची का, तो नॉर्थ में स्टोन फिर भी कम है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं तो हमारे पास मरीज़ लेट आते हैं, ये हमारे पास बहुत एक अलमिया है। इवन कराची में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि वो आते हमारे पास लेट हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर होते हैं, पहले तो 25-70% बिगाड़ देते हैं डॉक्टर बन के। फिर हाँ, वो जो है वो गली के, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होते, क्वैक्स होते हैं, उससे इलाज कराते हैं। जब चीज़ें ख़राब होती है फिर हमारे पास बड़ी हॉस्पिटल में आते हैं, तो ये बड़ा अलमिया है हमारे लिए। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, अभी रिसेंट तो मेरा जाना नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, इंडस हॉस्पिटल के लिए एक जानने वाले 3 साल पहले उनको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको एडमिट किया गया। उनका ना सिर्फ इलाज किया गया बल्कि बाकायदा उनको मेडिसिन भी दी गई, और उनके लिए एक लाल अस्पताल है जो कि बहुत मशहूर है, नाम आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ एनी हॉस्पिटल, समझ सकते हैं सारे, कि वहाँ के डॉक्टर्स ने भी कहा था कि ऑपरेट के अलावा इनका कोई हल नहीं है, और ऑपरेशन के बाद भी 90% चांसेस नहीं है सही होने के, और ट्यूबिक फॉर्म के ज़रिए और ट्यूब इंसर्ट करके इंडस हॉस्पिटल, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस बारे में, लेकिन सैल्यूट है आप लोगों को कि वाकई में जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। और हमारे यहाँ पर हाईलाइट हम अच्छी चीज़ों को नहीं करते, हम बुरी चीज़ों को बहुत हाईलाइट करते हैं। मैं भी बुरी चीज़ 1-2 हाईलाइट करूँगा वो बाद में, क्योंकि अभी अच्छी बातें हो रही है। अच्छा, खालिद नूर साहब आपकी तरफ आते हैं, तो मुझे ये बताएं कि हालात हाजरा पर अगर हम बात करें, जैसे कि सैलाब आ गया, अभी तक फसलों का पता नहीं चला कि कहाँ पे तयन नहीं किया गया, और एकदम से कीमतें खुद ही 30 रुपये बढ़ा दी गई, और जिसका मजीद अब फुकदान चीज़ों का पैदा होगा तो और कीमतें बढ़ेंगी। तो मुझे बताएं कि हम किस सिमत में जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशान भाई, मैं आपका मशहूर हूँ कि मुस्कुराती सुबह में आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं मेट्रो चैनल के CEO और पूरे मेट्रो चैनल से वाबस्ता लोगों से इज़हार ताज़ियत करूँगा कि आपके सीनियर साफ़ी एंकर पर्सन ज़ीशान मीर और इम्तियाज़ मीर भाई को जिस तरह गुज़िश्ता इतवार को उन पे हमला किया गया और 1 हफ़्ता वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और कल खाली की हकीकत से जा मिले। निहायत अफसोस की बात है कि जिस तरह
साफ़ी बिरादरियों में इत्तेहाद होना चाहिए। मैं रात को आपके चैनल पे आपके CEO का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि साफ़ी तंजीमात ने इस तरह जिस तरह मौसर आवाज़ उठानी चाहिए थी वो उठाई नहीं, और ना उनकी लवाइकीन से रब्ता किया गया। लेकिन ये जो दहशतगर्दी का तासुरात जन्म ले रहे हैं एक बार फिर शहर में, हमारे मुल्क में, मैं नाचीज़ ये समझता हूँ कि मार्का हक की कामयाबी के बाद राह इन्वॉल्व हो गए हैं दोबारा से कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार किया जाए। जाफर एक्सप्रेस को देख लेना, उन्होंने तो टारगेटेड, फुल टाइम टारगेटेड है जाफर एक्सप्रेस। मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, या तो उसको फुल सिक्योरिटी दें या उसको बंद कर दें। मतलब जानों का भी नुकसान है, फिर इक्विपमेंट्स का भी नुकसान है। अगर बोगियां खराब होती हैं तो आपको ही रिपेयर करनी है ना, कोई और तो रिपेयर करेगा नहीं। निशान भाई, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि कहीं भी अवामी मकामात पर अब क्योंकि शिकस्त के बाद वो बौखला गए हैं। अब कल ही देख लें आप, कल हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में क्रिकेट देखा जाता है, जीत हार एक फरीक की होती है। दोनों टीमों ने मेहनत करी, पाकिस्तान ने भी बहुत मेहनत करी, एंड तक लेकर गए, लेकिन पाकिस्तान जीत नहीं सका। अब ट्रॉफी देने की जब तकरीब मुनक़िद हुई, इंडिया ने इनकार कर दिया। वो तो सियासत है, उनको सब लोगों को अपने मुंह पे खुद जूती पड़ी है। निशान भाई, सियासत है बिल्कुल, लेकिन इस कदर खेल में भी आपने बिगाड़ पैदा कर दिया। आप चाह क्या रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, आपने अभी हमारी एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें उनके अपने ही लोगों ने कहा, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है। मुझे तो अंदर का इतना नहीं पता ना, आपका। अब देखें, मैं अगर बोलूंगा मेरे अगर आपकी बात करें खालिद नूर भाई ए कैटेगरी प्लेयर है तो लोग ए कैटेगरी मानेंगे। मकसद ये है कि आप उनके एंकर्स को बैठे हुए देखें कि वो किस कदर घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स कैच पकड़ रहे हैं, या पाकिस्तानी बॉलर फील्ड पे हैं, वो स्ट्राइक पर हैं, वो जो भी हैं। तो आपके अल्फाज का चुनाव बताता है कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं इन द वे ऑफ सलीके में, बात करने के अंदाज में, तर्ज जिंदगी गुजारने में। एजुकेशन इज नॉट दैट कि आपने कोई चीज बम बना लिया तो आपका तो वो चंद्रयान ही जाके सो गया था। तो मकसद ये है कि सोई भी कौम को अपनी जगहें, और इस बारे में मेरे सब ज्यादा बताएंगे चंद्रयान के बारे में भी। बिल्कुल बताइएगा क्या कहेंगे। जैसे जो कल का एक वाकया हुआ, जैसे कि बड़ा खालिद नूर भाई ने अच्छी तरफ एक निशानदेही की कि उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान भी इस चीज़ें हो रही थी और उनको वो ट्रॉफी जो है वो हैंड ओवर करनी थी। तो वहाँ पर भी सियासत, असल में ये उनकी जो अपनी अंदर की जो एहसास कमतरी है और शर्मिंदगी है, जिस तरह हमने मार्का हक में उन्हें शिकस्त दी है, और उसके बाद से आप देखें कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते जा रहे हैं कि जिस तरह से भारत को डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में शिकस्त हो रही है। अमेरिका से किस तरह से अमेरिका ने उसको उठा के गोद से फेंका है, यूरोपीय यूनियन किस तरह से उसके ख़िलाफ़ बात कर रही है, उसकी किसी बात को किसी भी दुनिया ने किसी फोरम के ऊपर कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इंडिया एक आइसोलेशन का शिकार हुआ है, क्योंकि इंडिया ने, आप देखें कि खेलों के अंदर भी इसी तरह से सियासत को ले आया है। ये सियासत खेलों के अंदर हमने कहीं नहीं देखी। आप देखें कि इजराइल के मैच होते रहे हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, उस तरह से वो मिलते भी रहे हैं, मैचेस भी खेलते रहे। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी, लेकिन ईरान जो मैचेस खेलता रहा वर्ल्ड के साथ यूरोप में जाकर, तो वहाँ उसके साथ कोई ऐसी तरह की बात नहीं की गई कि जी इनको हम हाथ नहीं शेक में हैंड शेक नहीं करेंगे। सेकंड लास्ट मैच में तो हाथ भी नहीं मिला था। तो इस तरह सा माहौल जो क्रिएट किया गया है कि अब देखें कल ये मैच जीत के दोबारा मैच हार गए एक तरह से, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। इनको तो आगे आना चाहिए। जो मोहसिन नकवी साहब जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, तो वो उस कैपेसिटी में है, वो कोई पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की कैपेसिटी में ट्रॉफी नहीं दे रहे थे। तो उन्हीं का बनता है, इसी तरह से हमेशा होता रहा है। एक प्रेसिडेंस है, एक कन्वेंशन है, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि जी हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। फिर व्हाट, तो फिर तो ट्रॉफी उन्होंने कहा ठीक है फिर ना लें, तो फिर जाएँ घर बगैर ट्रॉफी के चले जाएँ। आप देखिए कि सियासत को किस तरह तस्वीरें खिंचवाई, या तो ये मैच ही ना खेलें हम, नहीं फिर तस्वीरें खिंचवाई हैं बाद में उन्होंने, और जुबान निकाल के खिंचाई। मुझे ही समझ नहीं है कि वो ये कौन सा स्लोगन होता है कि स्पोर्ट्समैन कैसी लड़कियों वाली तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं है। वाकया कल ये हुआ है पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर। दुनिया में इस तरह से मैं नहीं समझता कहीं पहले हुआ है। ये सिर्फ इंडिया की हटदर्मी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई भी, चाहे कबड्डी की टीम भी जा रही है, उसको वीज़ा नहीं देंगे, ठीक है, या तो ये कह रहे हैं ना मैच नहीं खेलेंगे ताकि उसके पॉइंट इनको मिले ना, जो अपोनेंट टीम है उसको पॉइंट मिलेंगे कि भाई हम मैच नहीं खेलते। एक बंदे ने कहा, सब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं, मैं सवाल भूल जाऊंगा, बात भूल जाऊंगा।
कि मिग 21 या 29 जो उनका है तैयारा, उसको उन्होंने ग्राउंड कर दिया तमाम तैयारों को। उनका ये कहना है कि राफेल गिरा ही इस वजह से कि ये खड़ा हुआ था। तो कुछ इनकी जो सियासी बयान ये भी है इनके जो एंकर पर्सन है कि हमने वतनी वर्तमान की क्या अजीब गरीब नाम है इनके, वो प्लेन्स को जो कहते हैं हिंदी में, कि वो इस वजह से हमने ग्राउंड किए कि हमारा जो अब तो मान रहे हैं कि उनका तैयारे हमने गिराए हैं, तो वो अब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा कि हम इसको मिग 21 को 29 को जो है वो हम ग्राउंड कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब जंगे इक्विपमेंट से जीती जाती है, जज्बों से? 29 जो है ना दुनिया में माना हुआ तैयार है, यानी रशिया के जो बेस्ट तैयार हैं ना उनमें से अभी तक मिग 29 है। मिग 29 ज़मीन के साथ ऐसे चलता है, यानी उसका जो इंजन है उस तरफ करके तो वैसे ज़मीन स्लो हेलीकॉप्टर की तरह भी मूव कर सकता है, होवर कर सकता है ज़मीन के साथ। उसकी ये क्वालिटी है। ये इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन, इट वाज बेसिकली द फॉल्ट ऑफ द पायलट्स जो टोटली उस वक़्त अनअवेयर रहे, जो मिसाइल उनकी तरफ आ रहे थे। ये 2 के BVR थे, बियॉन्ड विजुअल रेंज होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक रेंज में आने के बाद तो वो विजिबल होता है, और उसके बाद पायलट के ऊपर होता है कि वो किस तरह से अपने आप को जो है वो मिसाइल से जो है वो सेव करे। तो ये अपने पायलट्स की गलती अब उन जहाज़ों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे फ्रांस ने गिरे राफेल तैयार हैं और मिग 29 को जो मिग 29 भी गिरा है, मिग 29 भी गिरा है बेसिकली, इसलिए इन्होंने किया है। राफेल भी गिरे हैं, मिग 29 भी गिरे हैं, ठीक है, और मिराज 2000 भी गिरा है। उसके अलावा ये हुआ है कि आप देखें कि फ्रांस ने फर्दर राफेल देने से इनकार कर दिया। उनके साथ इनकी नेगोशिएशन चल रही थी कि हम और लेंगे, तो फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उनकी तो पूरी मार्केट तबाह कर दी है उन्होंने पूरी दुनिया में। राफेल उनका प्राइम मतलब एक प्रोडक्ट है पूरी दुनिया के अंदर, आर्म सेल्स के अंदर, और वो उन्होंने उस मार्केट को दागदार कर दिया। ठीक है, इराक ने लिए, वो अब इराक डर रहा है कि जी हमने इतने राफेल क्यों खरीद लिया, कल को ये काम आएंगे कि भी नहीं आएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका पूरी दुनिया में इनकी सुबकी हो रही है। मैं इंडिया में भी लाइव था एक चैनल के ऊपर, तो वो मुझे कह रहे थे कि जी उसने गन का ऐसे इशारा किया, उसने ऐसा इशारा किया। तो मेरे पास एक बड़ा सा पेन पड़ा हुआ था, तो मैंने पेन उठाया और ऐसे टीवी की तरफ किया यूँ। मैंने कहा आप लोग तो डर गए होंगे, क्योंकि मैं जूम मीटिंग में था। मैंने कहा आप लोग तो डर गए होंगे, जनरल बख्शी भी उस प्रोग्राम में मौजूद था। मैंने कहा आप तो डर गए होंगे। मैंने कहा ये देखिए ये पेन है, वो बैट है, वो तो अपना ये दिखा रहा है कि जी उसने फायर करके आपको जनाब इतने उसने 50 बनाई है और उसने इतने रन स्कोर किए हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात है। ये तो आप लोगों ने खामखा एज्यूम कर लिया है कि हर चीज़ से आपको असल में दिल में डर बैठ गया है मार के हक के बाद। तो आप हमारी हल्के से भी मैं ऐसे करूँगा ना आपके टीवी के ऊपर, तो आप लोग ऐसे डर जाएंगे कि शायद मैं निकल के तो नहीं आ जाऊँ। बेचारा कबूतर पहुंच गया वहाँ पे, कहते जासूस है पाकिस्तान का। मेरे साहब इस बारे में बात करेंगे। वैसे आपकी तरफ आते मुझे बताएंगे किडनी कैंसर की तरफ भी लोग बहुत जा रहे हैं। अच्छा, इसके कॉजेज क्या हैं, और अगर किडनी कैंसर की स्टार्टिंग है, जैसे कहते हैं ना कि बुखार इंडिकेट करता है कि आपको कौन सा बुखार है, या आपको वो है इन्फेक्शन बुखार है, आपको डेंगू बुखार है, मलेरिया, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसी कॉजेज सामने आती है जिससे आपको ये फिर जाकर डॉक्टर को दिखाने, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि कहीं हम कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे? देखिए ज़ीशान भाई, किडनी का कैंसर का मकसद ये है कि गुर्दे के अंदर कोई रसोली को बन जाना, उर्दू में आसान लफ्ज़ में कहते हैं रसोली बन जाना। रसोली जो है वो गुर्दे के अंदर, कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अगर छोटा सा कैंसर साइज़ है, साइज़ पे डिपेंड करता है। और हम जब कैंसर को जब स्टेज करते हैं कि भाई ये स्टेज 1, 2, 3, वो साइज़ ऑफ द कैंसर पे डिपेंड। मैं कहूँगा अगर 4 सेंटीमीटर का तो स्टेज 1 है, मैं कहूँगा भाई अगर 10 सेंटीमीटर का तो स्टेज 2 है। इस पर डिपेंड करता है। जो अर्ली स्टेज वाले कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे डायग्नोज नहीं होते, क्योंकि वो सिम्टम्स कभी कभी नहीं करते हैं। हमने किसी अल्ट्रासाउंड करवा लिया किसी और वजह से, तो उसमें नज़र आ गया, नंबर 1। ऐसे भी आते हैं जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, इंसिडेंटल कहते हैं कि हमें मिल गया है। नंबर 2, पेशाब में खून आना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशाब में खून आना। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, पेशाब में खून कब से आ रहा है? डॉक्टर साहब ये तो 6 महीने से आ रहा है। अबे तुम 6 महीने से क्या कर रहे थे आप? पेशाब में खून आना इज़ नॉट सिंपल, पहले तो ये समझ लें। मैं हमेशा जब भी कहीं भी जाता हूँ, लाइव होता हूँ, कभी भी मैं अपने वीडियोज़ में भी शेयर करता हूँ कि पेशाब में खून आना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। पहली दफ़ा खून आया, यू हैव टू रश, आपको भागना है, यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दें। नंबर 2, दर्द होना। कभी कभी जब रसोली गुर्दे में है तो जो राइट साइड का पेट का है या लेफ़्ट साइड पेट का है, वहाँ पे इस एरिया में अगर दर्द होता है तो ये भी इंडिकेट करता है कि भाई गुर्दे में दर्द हो रहा है। दर्द कैंसर की वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन दर्द इज़ आल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। नंबर 4 ये है कि मरीज़ों का जो है ना वज़न का कम होना। अगर मरीज़ को दर्द नहीं हो रहा, पेशाब में खून भी नहीं आ रहा, लेकिन वज़न कम हो रहा है, तो वज़न का कम होने के लिए वो फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन सारे टेस्ट कराते हैं,
जैसे खून के टेस्ट हैं, पेशाब के टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, तो कभी 3 चीज़ें जो हैं हमें ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं 3 से 4 चीज़ों में। जब हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं तो हम उनका ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद हम फिर CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन हमें कंप्लीट पिक्चर देता है कि भाई ये जो कैंसर है वो गुर्दे तक है या फेफड़ों में तो नहीं गया, आंत में तो नहीं है या कहीं और जगह पे तो नहीं है। जब हमारा CT स्कैन हो जाता है तो फिर हम स्टेज वगैरह में बताया कि स्टेज पे करते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा स्टेज पे डिपेंड करता है कि भाई स्टेज 1 है, सिर्फ गुर्दे तक है तो गुर्दा निकाल दें या उस गुर्दे का वो पोर्शन निकाल दें जिसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अर्ली स्टेज वाले हैं उसकी 99% सर्वाइवल है। ठीक है, माशाल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी में 15 साल में अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने 200 सर्जरियाँ की हैं सिर्फ कैंसर की और वो अर्ली स्टेज के, वो अभी तक सही है माशाल्लाह, 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है। जब लेट स्टेजेस में आते हैं तो फिर मुश्किल होता है, फिर हम मरीज़ों को कहते हैं भाई सर्वाइवल बहुत कम है, हम सर्जरी कर देते हैं, फिर कीमोथेरेपी देते हैं इस चीज़ की। तो इस तरह हम पेशेंट्स को फिर मैनेज करते हैं। अच्छा, मतलब स्टेज 1 के बाद भी केमो है या नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आपने स्टेज 1 में आपने पूरा निकाल दिया, कोई केमो की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर फुल गुर्दा इफेक्ट नहीं किया तो हाफ Yes. उसको सेव कर सकते हैं आपको Yes. या फिर भी पूरा निकालना है आपने? नहीं, ऐसे वही तो बात कह रहा हूँ। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो और गुर्दे की साइज 12 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल, तो आपने 1/3 निकाल दिया, तीसरा ऐसा, बाकी 2/3 बचा लिया। ठीक है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनका मैंने अभी तक किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात मैंने डॉक्टर साहब अपनी एक इंफॉर्मेशन के लिए, दो देखने वालों के लिए, कि आपका जब लिवर ट्रांसप्लांट या जिगर के ट्रांसप्लांट जब होता है, जो डोनर होता है उसका जिगर बन जाता है वापस, तो क्या अगर एक कैंसर का पेशेंट आता है वो अपना किडनी कट करवाता है तो क्या वो दोबारा से रिफॉर्म्ड होता है या वो तो नहीं रहती है? देखिए ज़ीशान, बहुत अच्छी चीज़ कही। बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम काट दें तो वो रीग्रो, जैसे हमने नाखून काटेंगे तो बढ़ जाएंगे, ऐसे ही है। स्किन कटी तो दोबारा बढ़ जाएगी। तो लिवर में ये कैपेबिलिटी है कि अगर कुछ पोर्शन निकाला तो उसमें वो ग्रोथ कर जाता है। बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर कट जाए तो वो दोबारा रीग्रोथ नहीं करती, वो इसको हम स्टेबल सेल्स कहते हैं या परमानेंट सेल्स कहते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता किसी का दिल का पोर्शन ख़राब हो गया, क्योंकि हार्ट अटैक होता है ना, वो दिल का पोर्शन को ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो वो ख़राब ही रहता है, वो नॉर्मल नहीं होता। फालिज हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा अगर ख़राब हो जाता है तो थोड़ी बहुत रिकवरी आती है, लेकिन वो असर रहता है कि भाई हाथ अभी काम नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे बॉडी में हमारे जो है परमानेंट सेल्स होते हैं जो रीग्रोथ नहीं करते हैं, रीजनरेट नहीं होते हैं। तो अल्लाह ने हर बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट उसके क्राइटेरिया रखे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो उतना ही रहेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लेकिन ये वाली बात सही है कि आपको अर्ली स्टेज पर जाना चाहिए, यानी आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे फील हो रहे हैं तो आप जाए। असल में हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब पता है क्या मसला है, अगर मैं किसी बीमारी में हूँ और मुझे बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये भी सिम्टम है कि कुछ और बीमारी हो सकती है। अच्छा, 4 दिन अगर मुसलसल बुखार है तो किसी के साथ में बात कीजिए, डॉक्टर के पास जाना, जनाना नेचर का बंदा है भाई, मर्द होकर 4थे दिन बुखार में कौन जाता है? हम पैराडोल का ABCD का पत्ता खा जाते हैं पूरा। तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे वैसे ही घर पे नहीं मकीम खतरे बहुत होते हैं कि बंदा डर के, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई स्टेज आने से बेहतर है कि आप चले जाओ, आप औरत बन जाओ, कोई मसला नहीं है। उनके लिए बातों से औरत बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिंदगी में कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी लेकर सारी उम्र रोते रहोगे, फिर वो साथ थोड़ी देंगे, वो तो नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे पहले मर जाता हूँ, तुम बाद में आ जाना। तो मकसद ये है कि हमें अपनी खैर खुद ही रखनी। क्या कहेंगे खालिद भाई? बिल्कुल ज़ीशान भाई, हेल्थ के हवाले से अगर पाकिस्तान को अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल करना है तो ग्रास रूट पर जैसे हेल्थ की सहूलतें मुहैया होनी चाहिए और बच्चों की तरबियत में भी और एजुकेशन में भी हेल्थ के हवाले से खुसूसी मज़ामीन शामिल किए जाएँ। तो इससे बड़ी बेहतरी की तरफ कौमें आगे जाती हैं। और जिस तरह इंडस हॉस्पिटल की बात आज हो रही है, ये काबिल सताइश बात है कि ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जहाँ पे इलाज भी होता है और कम से कम ये नहीं कह सकते हैं कि गुर्बत की वजह से इंसान मारा जाता है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इंडस हॉस्पिटल की एक बुराई भी करूंगा, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई पे भी है। और ब्रेक के बाद आकर डॉक्टर साहब से इसका जवाब भी लेंगे कि अब मेजर केस पे ये बोला जाता है कि बेड्स नहीं है, आप अपने मरीज को वापस ले जाएं इमरजेंसी से। पहले कि ये बोला जाता था कि हम इनको एडमिट करेंगे, तो इसकी क्या रीजन है ये भी डॉक्टर साहब बताएंगे। मेजर साहब से इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो कितने बेहतर से बेहतरीन है। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान साहब। और जनाब वेलकम बैक। और जी मेरे सब आप बताइएगा कि हम जहाँ इदारों की बात करते हैं बेहतर से बेहतरीन, वहाँ पर क्लॉज एंड फ्लॉज भी हमने देखने पे मिलते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे, क्यों इंडस हॉस्पिटल ऐसा कर रहा है, क्या वजह है, तोसी भी देखने में आ रही है, चीज़ों को एक्सपेंड भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक ये होता है कि हमारे पास बेड नहीं है, अपना मरीज़ ले जाए, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये दुनिया है, इट्स नॉट जन्नत।
यहाँ 100% परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं होती, ना किसी इदारे में हो सकती है ना। और फिर हर चीज़ के कुछ कॉजेज़ होते हैं। जब कोई चीज़ माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर जाती है तो ज़ाहिर है कि फिर उसको अगर उसी हिसाब से मेंटेन या कहीं पे उसकी कमी बेशी रह जाती है तो फिर वो उसकी कंजम्पशन इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो फिर पूरी करना मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इंडस हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और इसमें मेरे हिसाब से तो इसको ये वीकनेस नहीं कही जाएगी, बल्कि ये उसकी पॉपुलैरिटी है कि माशाल्लाह लोगों का ट्रस्ट है कि उस पर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ चुका है कि हालांकि इतना ज़्यादा उसकी स्केलिंग की गई, इतना बढ़ाया, अभी भी मज़ीद उसमें गुंजाइश है। और मैं समझता हूँ कि लोग इस वक्त ख़ासतौर पर हमारी फ़ौज के अंदर मैंने देखा कि इंडस हॉस्पिटल की जो वैल्यू है और उसके लिए जो फंडिंग की पूरी कोशिश की जाती है हर जगह, और उसको हमेशा जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इदारा नज़र आता है इस वक्त जिसमें प्योर सर्विसेज के हिसाब से और बेस्ट सर्विस के हिसाब से, तो वो इंडस हॉस्पिटल है। मोर ओवर पाकिस्तान का बात अगर हम करते हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे या हमारे डिपार्टमेंट की, देखिए हमारे डिपार्टमेंट में कुछ फ्लॉ हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक सितारे की तरह चमकना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरी दुनिया के अंदर। सऊदीया की सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की, ठीक है, यानी अमेरिका के बाद आप अगर रशिया को करना चाहे तो फिर भी पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा कर रहा है। तो दुनिया में छोटी बात नहीं है। और अभी सऊदी अरब जो है इंशाल्लाह ताला हमारी अल्लाह के बाद हमारी प्रोटेक्शन की जो है वो उसमें कवर के अंदर होगा। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, जो लोग इसको समझ नहीं रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से न्यूक्लियर डेटोनेशन का एक इवेंट आया और ये दूसरा इवेंट है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ही हल्के हल्के लोगों को पता चलेगा। और इंशाल्लाह आप देखें कि पाकिस्तान की जो वीकनेस है वो बेसिकली उसकी इकॉनमी है, आप कह लें मईशत है, और जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, जिस तरह स्वॉट एनालिसिस होते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो स्ट्रेंथ पाकिस्तान का डिफेंस है। और डिफेंस में खाली डिफेंस ही नहीं, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, यानी इंडस्ट्री। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुई से लेके पानी के बड़े से बड़े जो फ्रिगेट है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, टैंक्स हैं, एम्यूनिशन है, हर तरह का मिसाइल्स हैं दुनिया के, जो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं है। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो है ही, और उसमें भी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट और एवोल्यूशन हो चुकी है कि यू कैन नॉट, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में चमक रहा है। ज़ाहिर है कुछ इसके वीकनेसेस भी हमारी हैं, जैसे कुछ हैं, जैसे हमने कहा कि मईशत है, वो सऊदी अरब के ज़रिए से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि विद इन अ ईयर और 2 ईयर आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह टेक ऑफ की क्या बल्कि हवा में उड़ते हुए देखेंगे। नहीं, तब तो मेजर मुल्कों ने ये कहा है ना कि तरबियत करनी है अपनी अफवाज की तो पाकिस्तान के पास लेकर जाए। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? हाँ जीशान भाई, बहुत अच्छा। ये अक्सर करके जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है और फिर भी जो है पेशेंट रेफर आउट हो जाते हैं। देखें जीशान भाई, हमें जितनी अभी जो पहले जो हमारी पुरानी बिल्डिंग थी वो टोटल हमारे पास 300 बेड थे, क्योंकि मैं तकरीबन 15 साल से कंसर्न हूँ, तो 300 बेड थे। जब हम अभी न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं तो आपको बिल्डिंग नज़र आएगी 13 स्टोरी बिल्डिंग, और इट्स 1350 बेड है। समझे 300 से 1350 अराउंड, समझे कि 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें कि हमने 3 फ्लोर स्टार्ट किए हैं। 3 फ्लोर का मकसद है कि हम अगर एक फ्लोर पे कहें कि भाई 100 बेड है तो 3 फ्लोर में 300 बेड, अभी भी बेड्स हमारे पास वही हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि पेशेंट रेफर आउट क्यों होते हैं। जैसे कि कहा कि इंडस का बहुत बड़ा नाम है, तो पेशेंट जितने भी होते हैं ऑब्वियसली वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, इवन लोअर मिडिल क्लास वाले, इवन अच्छे वाइट कॉलर जॉब वाले पेशेंट भी इंडस में आते हैं। एक हमारी कैपेसिटी है 300 बेडेड की, और हम डेली अगर हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अगर हम कोई 300 मरीज़ देख रहे हैं तो 300 मरीज़ों को आप एंटरटेन नहीं कर सकते। तो हमारा जो प्लान जो है, अभी जो पहला फेज़ है हमारे 3 फेज़ हैं बेसिकली, लोगों को पता नहीं है। पहले फेज़ में हमें 300 बेड स्टार्ट करने, सेकेंड फेज़ में हम फिर 600 बेड स्टार्ट करने, फिर थर्ड फेज़ में हमें 1350 बेड स्टार्ट करने। स्टिल हमारे पास कैपेसिटी इतनी नहीं है जो कि हम सब मरीज़ों को दाखिल करें और वो करें। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्टिवली आते हैं, इलेक्टिव वो पेशेंट्स होते हैं जो ओपीडी के थ्रू हमारे पास आते हैं, हम उनको लिस्ट में डाल दें, क्योंकि मैं बीइंग अ सर्जन हूँ, मुझे पता है भाई मेरा 3 महीने के बाद सर्जरी का टाइम है। अब आ जाते हैं 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है भाई। अगर कोई मुझे मरीज़ आज दिखा रहा है 29 तारीख को, तो मैं उसको कहूँगा भाई आपको तो नवंबर दिसंबर की तारीख दूंगा मैं सर्जरी की। मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत दर्द है। हाँ, इसमें हमें एडजस्ट किया जाता है कि भाई ये मरीज़ को हम 3 महीने वेट करा सकते हैं, जैसे कि डिस्कस किया कैंसर का, उसको विद इन अ वीक हम डेट दें।
मतलब स्टोन वाले को वेट करवा सकते हैं और उसको कैंसर वाले को कहते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। एंटरटेन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे मरीज एंटरटेन लेकिन हो एक चुके चीज हैं। मुझे थोड़ा सा ये डॉक्टर साहब यहाँ पर जो बात आपने सही की, कुछ लोग अफोर्डेबल भी हैं और इंडस के डॉक्टर वाकई में जैसे जिना के डॉक्टर वैसे इंडस के डॉक्टर पे आप आंख बंद करके बिलीव करते हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इंडस के डॉक्टर और जिना के डॉक्टर ये मेजर सर्जरी पे नहीं जाते। हाँ। अगर हार्ट टूटा है ऑर्थोपेडिक है तो वो पहले प्लास्टर से जोड़ता है, ऐसे ही है। क्योंकि उनको पैसे नहीं बनाने, ऑनेस्टली बात है, ठीक ऐसे ही है। है। तो मकसद ये क्या, प्राइवेट में जाते तो वो पहले कहते हैं ऑपरेशन होगा, बाद में मरीज को देखते हैं, मतलब उंगली देख के बोल देते हैं कि इसको मरीज का ऑपरेशन होगा, या तो कहेंगे पैसे जमा करा हाँ, ले पहले पैसे जमा कराते हैं। तो मुझे ये बताएं सबसे बड़ा कि आपका जो ऑर्थोपेडिक सेक्शन है या आपका जो यूरोलॉजिस्ट सेक्शन है, जैसे कि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, तो इस पर ऐसा क्यों नहीं है कि अगर आप सुबह बैठ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बैठे, लेकिन फिर आप शाम की जो प्रैक्टिस करें वहीं पर प्राइवेट बैठें, कि लोगों को इधर उधर टक्कर मारी ना करनी पड़े कि एक बेहतरीन डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज है उससे मैं जाकर मिलूं और ठीक है इतनी शर्म मुझे होनी चाहिए और मुझे इतना शऊर होना चाहिए। मैंने ये देखा, इस वजह से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, अमीर लोग भी आते हैं, अच्छा आप आ गए, आपने दिखा दिया, जाते जाते डब्बे में डाल कर जाओ भाई। आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाते हो 3 से 5 हजार फीस है, आराम से। आप 2000 तो डाल के जाओ एटलीस्ट। तो मुझे ये बताएं कि आप प्राइवेट क्लिनिक क्यों नहीं करते वहाँ पे? देखें वहाँ पे हमारा जो डॉक्टर बारी साहब का जो मेन रहा है पर्पस, क्वालिटी ऑफ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम मॉर्निंग में अगर फ्री देख रहे हैं और इवनिंग में हम जो अब कह रहे हैं कि हम अगर प्राइवेट सेटअप स्टार्ट करें और वही डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बैठे शाम को और वो 2000 पे चार्ज कर ले, कुछ 500 रुपये भी चार्ज करे, तो जो कॉन्सेप्ट है ना पेमेंट का वो इंडस में नहीं है, पहले तो समझ लें। हमारा जो डिपार्टमेंट है, अगर मैं कहूँ यूरोलॉजी मेरा डिपार्टमेंट है, तो मेरा मरीज़ अगर इमरजेंसी में आएगा 5 बजे के बाद वो देखा जाता है, ऐसे नहीं कि देखा नहीं है। हाँ, बेड नहीं होगा तो रेफर आउट कर देंगे, लेकिन देखा ज़रूर जाता है। लेकिन अगर मुझे ऑपरेशन ही आपसे करवाना है हाँ। और आप अगर फर्ज करें आप इंडस के अलावा कहीं नहीं बैठते हाँ। तो मेरे तो काम खराब हो गया ना। हाँ देखें, ये थोड़ा तो फला है, बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं देखें, एक इंसान की कैपेसिटी है, आप जो भी काम करेंगे ना कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे ना। अगर मैं एक दिन में 8 सर्जरी कर सकता हूँ तो मैं 16 नहीं कर सकता, बिकॉज़ टाइम 10 कर सकते हैं और 10 में मैं भी एक हो सकता हूँ। हाँ? तो मकसद ये कि मुझे डॉक्टर अब्दुल हफीज मिल ही नहीं रहे, तो ये तो काम खराब है। डॉक्टर इस बारे में अपने हेड से बोलेगा कि सोचना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे जो कि वाकई में इंडस वो हॉस्पिटल जहाँ पे लोग फखर से बताते हैं हम इंडस अस्पताल गए थे, जिना में लोग पता नहीं क्यों जाते हुए शर्माते हैं, हालांकि जिना में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती है। हम खालिद भाई अपनी चीजों को ऑन क्यों नहीं करते? निशान भाई, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनी चीज़ों को ऑन नहीं करते। सरकारी हॉस्पिटल हो या रफाई हॉस्पिटल हो उस पर इलाज कराना चाहिए, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो माफिया बन चुके हैं उनकी हमें हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, हौसला चिकनी करनी चाहिए। 3000 रुपए होते हैं, बिल्कुल जिना में चले जाएं, बिल्कुल मुफ्त में आपको निशान भाई, ये तल हकीकत है। और मुझे ये खुशी हो रही है कि आज आपने दिफाई तौर पे भी पाकिस्तान के ऐसे शख्स को बुलाया कि जो मुस्कुराती सुबह में उजागर कर रहे हैं, और हेल्थ के हवाले से भी डॉक्टर हफीज़ को बुलाया आपने। इसी तरह आपने शुरू में भी इससे सवाल किया था कि सैलाब के बाद सूरत हाल में जिस तरह महंगाई का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपके तवज्जो से हुकूमत पाकिस्तान और तमाम सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करूँगा कि गंदम की कीमतें बेताशा बढ़ गई हैं। अब भी आप ज़रूरी तौर पे जो किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको फैसिलिटी फराम करें, नहीं तो आने वाले महीनों में गंदम दोबारा 150, 160, 170 तक चली जाएगी। तो आप अगर किसानों को रिलीफ देंगे और एक माफिया का खात्मा करना है और महंगाई को कंट्रोल करना है, तो खुदारा तमाम सूबाई हुकूमतें, DC हजरात, कमिश्नर कराची हो या तमाम शहरों के कमिश्नर, DC असिस्टेंट कमिश्नर इलाकों में निकलें, महंगाई की रोकथाम करें। महंगाई ने जीना आराम किया, हालांकि हुकूमती सतह पे काफ़ी तौर पे रिलीफ दिया जाता है, लेकिन जिन अफसरान की जिम्मेदारी लगाई जाती है वो काम करने को तैयार नहीं है। इसी तरह अब शहर में दोबारा कल बारिश की पेशन गोई की जा रही है। मेयर साहब हो, मेयर साहब अपने हिस्से का काम करें, टाउन अपने हिस्से का काम करे, UC अपने हिस्से का काम करे, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से लोग इन्वॉल्व हो गए। आपके तो उससे मैं शहर के लिए मेयर कराची से मुतालबा करूँगा कि एमरजेंसी लगाएं, और जो टाउन या UC काम नहीं करती हैं, हुकूमत सिंध से मुतालबा करूँगा उनको सस्पेंड किया जाए, सज़ाएँ दी जाएँ। ये नहीं होगा कि आप टाउन पे डालेंगे, UC पे डालेंगे और टाउन चेयर में मेयर पे डालेगा। इसके एक इदारे मौजूद हैं। अब माशी तौर पे अगर हमें मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है
तो जिस तरह दिफाई तौर पे तो हमारी फ़ौज ने हमारी सरहदें महफूज हैं, अब माशी तौर पे भी ये जो करप्शन है ये बहुत नासूर हो गई है। तो इदारों से भी मैं मुतालबा करूँगा जो करप्शन कर रहे हैं उनको भी लटकाएं। अगर करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो मुल्क माशी तौर पे बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। खाली भाई ये वाली बात है कि वो जब तक सोचते हैं कि हमें सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना, अगले साल का स्पेल है, ये अब हमारे इदारों का फ़र्ज है कि जिस तरह इन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है सितारे की तरह। मैं मेजर नदीम साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। अब मैं इदारों से ही मैं मुतालबा करूँगा कि खुदारा जो करप्शन कर रहे हैं, ख्वाह कोई भी हो उसको सज़ाएँ मिलेंगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम चीन से ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे। सज़ाओं में अब करप्शन का खात्मे के लिए गर्मी जो है ना, एक बात ये मेजर साहब से बात करूंगा, अभी जो बच्चे के साथ वाकया हुआ कि उसको ज्यादती करके मार दिया गया, कराची का ही वाकया है ना आपका, और उसके बाद रीज़न पूछने पे भी अच्छा डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रीजंस है। आई रियली डोंट नो कि मेरी उनसे बनफ़से रफीस तो बात नहीं हुई कि मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि मैं उसको बुलवाता था वो नहीं आता था, तो मतलब बुलवाने पे आप ज्यादती करेंगे, मतलब इतनी हवानियत कैसे जाग गई आपके अंदर। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा इंडोनेशिया का, मैंने पढ़ा और मैं अक्सर बात करता हूँ कि इंडोनेशिया ने कहा कि हमारे यहाँ पे रेप केसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि कैसे ख़त्म हुए, कि हवस तो हर इंसान के अंदर मौजूद है। तो कहते हैं हमने इकट्ठे 15 बंदों को पकड़ा जिन्होंने रेप किया, उसके बाद हमने 15 दिन कुत्तों को भूखा छोड़ दिया, खूंखार कुत्ते जो होते हैं, और फिर उनको चेस्ट से लेकर उनके जो घुटने हैं वहाँ तक मसाला लगाया और उनको लिटा दिया, बांध दिया और कुत्ते छोड़ दिए ऊपर। जब लोगों ने ये लाइव मनाजर देखे तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई रेप करने की। पाकिस्तान में ऐसी सजाएं क्यों नहीं होती? देखिए पाकिस्तान क्योंकि एक ज़िम्मेदार मुल्क है तो हमारे यहाँ जो सज़ाएँ भी होती हैं वो हमारे इंटरनेशनल लॉ के ताबे होती हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, हमारे यहाँ भी कानून है, खाली मसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का। अगर कानून सही तरह से इम्प्लीमेंट हो तो हमारे यहाँ भी देखें डेथ पेनल्टी तक है इन चीज़ों के ऊपर, रेप के ऊपर, ज़्यादती के ऊपर। और आपने देखा है कि कई केसेस में ये इनको डेथ पेनल्टी हुई भी है। लेकिन क्योंकि आप दुनिया के अंदर रह रहे हैं, आप दुनिया की एक फैमिली है और उसके साथ आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं दुनिया के साथ। आप अकेले अपना कोई बारबरिक रूल नहीं कर सकते। बाकी हमारे मज़हब में भी आपने देखा है कि सज़ा है और हमारे मुल्क में है, शरीयत भी लागू है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, जैसे जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन और हमारी जो पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो वो जैसे जैसे ट्रेनिंग उनकी बेहतर होगी, जैसे जैसे ये लॉ सख्त होगा और लोगों को ये पता होगा भी असल में इसमें बहुत सारी मेजॉरिटी लोग इसमें से बच जाते हैं, वो इंसेंटिव देते हैं दूसरे लोगों को, वो इनक्रेजमेंट देते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये हरकतें की होती हैं। तो वो कहते हैं कि यार ये कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि क्राइम रेट पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाता है। फिर जब इसके ऊपर सख्ती की जाती है, रेंजर्स आ जाती हैं, पकड़े जाते हैं, अखबारों में ज़्यादा पता चलता है, तो फिर आप देखते हैं कि ये डाई डाउन हो जाते हैं, इस तरह के केसेस भी, स्ट्रीट क्राइम भी और भी सारे क्राइम्स। तो ये इसकी प्रोपगेशन बहुत ज़रूरी है और इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये लोग ना छूट पाएँ और इनको जो भी पनिशमेंट है पाकिस्तान के कानून के तहत वो पूरी नहीं, और ओपन पनिशमेंट देनी चाहिए। और पाकिस्तान के लिए मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हम तो फिजा में से अभिनंदन को बुलाकर नाश्ता करवाते हैं, तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पर आए तो चीज़ें बड़ी खतरनाक होती चली जाएंगी। आप बेहतर है कि खुद ही सुधर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप लोग तशरीफ लेके आ रहे हो। सब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से। और अभी डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की, ऑनर भी बोलूँगा कि मुझे एक डाइटिशियन आपने बताना है कि मैं भी बहुत सारा मोटा हो गया हूँ तो मुझे कम करना है अपने आप को, तो ये तमाम चीज़ें देखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब आपका, खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमें मजीद मेहमान ज्वाइन करेंगे, रेहान भाई हमें ज्वाइन करेंगे, रेहानुद्दीन सेवर ऑफ पाकिस्तान के रूह रमा, और एक डॉक्टर साहब हैं अल्फा इंश्योरेंस से उनका ताल्लुक है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह पे ज़ीशान आ जाए।